Good morning, students. Today I am starting a new chapter, Sources of Finance, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फाइनेंस किसे कहते हैं। फाइनेंस का मतलब है वित्त, जिसकी आवश्यकता हर बिजनेस में पड़ती है। कोई भी काम अगर हमें बिजनेस का करना है, उसके लिए हमें चाहिए पैसे, यानी वित्त। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि वाई फाइनेंस इज नीडेड, या वित्त की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। देखो, वित्त की आवश्यकता दो कारणों से पड़ती है। पहला कारण है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि हमें फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जब हमें पैसा चाहिए, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें जो पैसे की आवश्यकता है वो भी हमें ज़्यादा पड़ती है। जैसे मान लीजिए दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक जो ट्रेडिंग का काम करती है, यानी बेचने और ख़रीदने का काम करती हैं, वहाँ फिक्स एसेट की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन अगर कोई बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है, यानी कोई चीज़ पैदा करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो हमें वहाँ पर फिक्स कैपिटल एसेट की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। जैसे टिस्को है, वो बहुत बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन करती है, तो वहाँ हमें फिक्स कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा। लेकिन अगर छोटी कंपनी है, वहाँ हमें फिक्स एसेट की आवश्यकता कम पड़ती है। तो दूसरी जो वित्त की आवश्यकता हमें पड़ती है, वो हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब है व्यवसाय के दिन रोज़ाना के जो खर्चे होते हैं, दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं, उसको पूरा करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट जो व्यवसाय को आवश्यकता पैसे की पड़ती है। अब वर्किंग डे टू डे टाइम क्या है, क्या हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, ठीक है, तो हमें पैसा चाहिए। इसी तरह से कई बार हमें जैसे मान लीजिए डेली के हमारे जो व्यवसाय के खर्चे, कैरेज पे करना है, आपको सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कितने तरह के पैसे हमें प्राप्त हो सकते हैं, कितने तरह के फंड होते हैं, या फाइनेंस हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोरोड फंड एंड ओनर्स फंड। ओनर्स फंड को बोलते हैं हम स्वामित्व वित्त, और बोरोड फंड को बोलते हैं जो हम उधार का जो वित्त होता है। बोरोड माने जब हम उधार से पैसा प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स का मतलब है जो फंड्स हमें बिजनेस का जो ओनर होता है वो प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। इसमें आपके इक्विटी शेयर हो गए, क्योंकि वो ओनर है कंपनी के। प्रेफरेंस शेयर हो गए। रिटेन अर्निंग क्या होती है, प्रॉफिट का वह हिस्सा जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी, और वो ही हिस्सा अगर बिजनेस में लगाया जाए तो वो रिटेन अर्निंग में आएगा। जीडीआर है, एडीआर है, आईडीआर है, इसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अब बोरोड फंड को देखें कि जब हम पैसा बाहर से, या तो लोन की फॉर्म में बेटा, या किसी से उधार लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड, जिसमें डिबेंचर हो गए, आपके बॉन्ड्स हो गए, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, ट्रेड क्रेडिट लिया, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। फिर आईसीडी है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं इसे। कई बार हम बैंक से भी लोन लेते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट का मतलब पब्लिक से पैसा लेते हैं एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि टाइम पीरियड क्या है। जो आपके ओनर्स फंड है, ये आपका, इसमें कोई पैसे की टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि पैसा ओनर्स का है, तो काफ़ी समय तक हम उस पैसे को रख सकते हैं। लेकिन बोरोड फंड, क्योंकि हमने उधार लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बोरोड फंड को हम रीपे करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन्स हो, हमें कुछ टाइम के बाद उसे रीपे करना पड़ता है। अब हम एक एक करके इन फंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले है आपका ओनर्स फंड की जो टाइप है वो है इक्विटी शेयर, जिसको अंश पूंजी बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा। हम सोर्सेस का मतलब स्रोत,
जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लंबे समय तक हमें इससे फाइनेंस मिल सकता है अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, अंश पूंजी इशू करते हैं, जो है इसको हम ओनर्स फंड भी कहते हैं, क्योंकि हमें या इक्विटी शेयर होल्डर को ना तो फिक्स डिविडेंड देना पड़ता, ना ही जो है दे आर पेड ओनली आफ्टर टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन डिबेंचर। लास्ट में जो है इक्विटी शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड मिलता है अगर जो है इंटरेस्ट और या टैक्स देने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो हम जो है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर का होता है और जो भी प्रॉफिट का हिस्सा जो बचता है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। उनकी जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, उनकी ज़्यादा होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, लेकिन क्योंकि खतरा ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा है। इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो है राइट टू वोट है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि वो कंपनी के क्या है, स्वामी हैं, ठीक है, ओनर्स। अब मेरिट्स क्या है इक्विटी शेयर होल्डर की, इन पे जो है शॉर्ट नोट या डिफरेंस जो है आ जाता है आपका पेपर में ना। जो है मेरिट्स क्या है, परमानेंट कैपिटल है, आपको जो है लंबे समय तक इस कैपिटल को आप रख सकते हैं, जब कंपनी ख़त्म होती है तभी ये जो इक्विटी शेयर है होल्डर को पैसा वापस मिलता है। फिर है नो चार्ज ऑन एसेट्स, जो है जो ये फंड्स हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं, ये अंश पूंजी इशू करते हैं, इसके लिए हमें कोई भी एसेट को मॉर्गेज करना नहीं पड़ता, ये आपको पता, मॉर्गेज में ना गिरवी। फिर इक्विटी शेयर होल्डर के पास सबसे ज़्यादा हायर रिटर्न होता है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा डिविडेंड भी उन्हीं को मिलेगा। नो बर्डन ऑन कंपनी, क्योंकि जो है इक्विटी शेयर होल्डर कौन देता है, ओनर देते हैं, तो जो है हमें इसमें नो बर्डन ऑन कंपनी का मतलब हमें कंपलसरी नहीं है इनको डिविडेंड देना, जो है अगर लॉस है तो डिविडेंड इनको नहीं मिलेगा, प्रॉफिट के समय ही मिलता है। कंट्रोल इनका ज़्यादा होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि इनको वोटिंग राइट और मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने के जो है अधिकार मिलते हैं। अब इनकी अगर डीमेरिट्स देखें या लिमिटेशन है कि क्या कमियां हैं इक्विटी शेयर होल्डर की, इनका जो है सबसे ज़्यादा ये रिस्क बेयर करते हैं, हायर रिस्क है, क्योंकि अगर लॉस है तो डिविडेंड भी इनको नहीं मिलेगा। फिर है हायर कॉस्ट, हायर कॉस्ट कैसे है, जो है कि सबसे लास्ट में इनको डिविडेंड मिलता है, पहले आपका जो है आपकी जो डिबेंचर्स होते हैं बेटा उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद जो बचता पैसा फिर इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। फिर अगर मान लीजिए जो है इनकी जो है अगर आप देखें मोर फॉर्मेलिटीज़ एंड डिले होता है, जो है आपके अगर इक्विटी शेयर होल्डर को जब हम इशू करते हैं तो हमें बहुत सारे जो है डिलेस और उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब आ जाती है दूसरी टाइप की जो सोर्सेज हैं या स्रोत हैं। अब पहला हमने पढ़ा इक्विटी शेयर होल्डर का, अब हम पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस का मतलब इन शेयर होल्डर को क्या क्या प्रेफरेंस है, जो है मनी रेज बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो है उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसको जो है क्या क्या प्रेफरेंस मिलती है, जो है इसको देखें तो इनको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जो है इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड, यानी इनको जो डिविडेंड दो प्रेफरेंस मिलती है। डिविडेंड जो मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। फिर जो है जिस समय कंपनी ख़त्म होती है लिक्विडेशन के समय, जो है इनको जो है इनकी जो कैपिटल जो है पहले वापस की जाती है इक्विटी शेयर, यानी दो प्रेफरेंस मिलती है इनको इक्विटी शेयर होल्डर से। पहला डिविडेंड भी पहले मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से, दूसरा इनको जो कैपिटल जब वापस होगी लिक्विडेशन जब कंपनी ख़त्म होती है तो इनकी कैपिटल पहले वापस होगी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल वापस होगी। इसका मतलब बेटा ये है। अब मेरिट्स देखें कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। सेफ्टी ऑफ रिटर्न है, क्योंकि हमें पता है कि इनको जो है पहले जो है डिविडेंड मिलता है, चार्ज नहीं होता कोई भी एसेट पर अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर इशू करते हैं। इनका कोई कंट्रोल डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर का जो है डिविडेंड जो है कम और ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो एक फिक्स जो है डिविडेंड ही प्राप्त कर सकते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट भी जो है क्या है, सेफ है जो है। फिर लिमिटेशन अगर देखें, जो लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पसंद नहीं करते, जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पसंद करते हैं। तो नॉट सुटेबल फॉर इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक, ज़्यादा जो रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, जो है उनको जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं पसंद आते। फिर डिविडेंड जो है वो फिक्स है, आपको पता है, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो है फॉर कंपनी इट इज़ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स। जो डिबेंचर को जो हम जब देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो हमें कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इसलिए कंपनियां जो जिनको पैसा चाहिए वो ज़्यादातर डिबेंचर इशू करती हैं प्रेफरेंस शेयर जो है प्रेफरेंस इक्विटी शेयर इशू करने से पहले। फिर ये कंपनी का बर्डन बढ़ाते हैं जो है, क्योंकि हमें डिविडेंड पे करना पड़ता है। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट। अगर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो प्रेफरेंस जो है डिविडेंड जो है कैलकुलेट जो है डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट नहीं होता। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या अंतर है, जो है इसके कम से कम आपके पास जो है बेसिस जरूर होना चाहिए। बेसिस का मतलब है आधार। अगर आपको आधार नहीं आता तो उसके बगैर जो डिफरेंस कोई नहीं मायने रखता। तो आपके पास पहले बेटा आपके पास आधार आना चाहिए कि किस आधार पर हम उसका अंतर कर रहे हैं। बेसिस का मतलब बेटे आधार होता है। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर की लो होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की ज़्यादा होती है फेस वैल्यू जो है। डिविडेंड जो है, राइट ऑफ डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर जो डिविडेंड है सबसे लाखे में पे किया जाता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले दिया जाता है, प्रेफरेंस मिलती है। रिफंड जो है किसको पहले मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पहले मिलता है, जबकि लास्ट में मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को और उसके पहले मिलेगा आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर रेट ऑफ डिविडेंड जो है ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर का, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स होता है, जो है बदलता नहीं है। वोटिंग राइट किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता जो है। रिस्क किसके पास ज़्यादा है, इक्विटी शेयर होल्डर का, इनका जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपैरेटिवली कम होता है। जो है आपका इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी रीपे की नहीं किए जाते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी ख़त्म नहीं हो जाती, और इनको रीपे करते हैं हम आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। तो जो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर ज़्यादा अच्छा है। कंट्रोल किसके पास ज़्यादा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के पास, क्योंकि मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ आपका अर्निंग है, जहाँ से व्यवसाय वित्त प्राप्त कर सकता है वो है रिटेन अर्निंग। तो व्हाट इज़ रिटेन अर्निंग, द पोर्शन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट। देखो कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है, जो है जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद बचता है, जो कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया है, उसको बोलते हैं हम रिटेन अर्निंग। रिटेन का मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा नहीं है डिविडेंड के तौर पर, यानी उसको री इन्वेस्ट किया है, उसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। है तो ये प्रॉफिट ही, लेकिन इस प्रॉफिट को हमने डिविडेंड में नहीं बांटा और हमने फ्यूचर की री इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब इसके लाभ और हानि देख लेते हैं कि रिटेन अर्निंग के लाभ और हानि जो है क्या क्या है। रिटेन अर्निंग जो है आपकी जो है रिटेन अर्निंग परमानेंट सोर्स है, क्योंकि कहीं बाहर से नहीं लेना, आपके बिजनेस का ही प्रॉफिट है, जो है कंपनी के पास अवेलेबल है, तो कहीं से कोई उसको डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं, कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इससे कंपनी जो है उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ग्रोथ और एक्सपेंशन में रिटेन अर्निंग बहुत फ़ायदा देती है। कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है शेयर की बढ़ जाती है अगर जो है रिटेन अर्निंग जो है वो प्रॉफिट अर्न जो है रिटेन अर्निंग को जो है प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में हम लगाते हैं। फिर डीमेरिट्स देखें, 2-3 आपको डीमेरिट्स आने चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रिटेन अर्निंग। जो है एक्सेसिव रिटेन प्रॉफिट,
जो है अगर हम ज़्यादा पोर्शन को जो है प्रॉफिट को जो है बचा लेते हैं और डिविडेंड नहीं बांटते तो क्या होता है, यानी लो डिविडेंड दे रहे हैं तभी तो प्रॉफिट बचेगा। तो एक्सेसिव जो है रिटेन अर्निंग से जो है इक्विटी शेयर होल्डर में क्या फैल जाता है, डिससेटिस्फैक्शन, यानी वो संतुष्ट नहीं रहते। फिर ये अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि प्रॉफिट हो ज़्यादा होगा तभी तो आप उसमें से बचाएंगे, अगर प्रॉफिट बहुत ही कम है तो क्या उसमें से हम बचा नहीं सकते। इसके अलावा डायरेक्टर और मैनेजर जो है इस फंड को काफ़ी मिसयूज़ करते हैं, जो रिटेन अर्निंग है जो है उस पर पूरा कंट्रोल होता है डायरेक्टर और मैनेजर्स का। अब हम चलते हैं नए टॉपिक पर। क्वेश्चन नोट करिए, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर के बारे में बताइए। जो है कि जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी जो है रिसिप्ट इसको बोलते हैं। ग्लोबल का मतलब है पूरे विश्व में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं जीडीआर को। एडीआर को अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं और आईडीआर को इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हर बार पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है कि जीडीआर, एडीआर या आईडीआर के बारे में बताइए। कई बार कंपैरिजन भी आता है जीडीआर और एडीआर में, कंपैरिजन बताइए या शॉर्ट नोट लिखिए। अब हम जीडीआर को देखते हैं कि जीडीआर कहते किसे हैं बेटा। जो है देखो क्या होता है, जब हम कंपनी के जो है शेयर्स जो है डिपॉजिटरी, जब कंपनी जो है के जो लोकल करेंसी शेयर ऑफ अ कंपनी डिलीवर टू अ डिपॉजिटरी डिपॉजिट विच इशू डिपॉजिटरी रिसीव्ड अगेंस्ट दिस शेयर्स। अब देखो जीडीआर में क्या होता है, जीडीआर जो है इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड बाय अब्रोड बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी। जीडीआर में क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक इंडियन कंपनी इशू करती है ताकि वो करेंसी जो है फॉरेन करेंसी में जो है डील कर सके। जीडीआर जो है करेंसी का मतलब नोट की तरह है, करेंसी का मतलब वो है, इसको लिस्ट और ट्रेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी फॉरेन कंट्री में अदर देन अमेरिका। जीडीआर जो है अमेरिका के अलावा किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, जो बाहर के देश के स्टॉक एक्सचेंज हैं उनमें ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। और जीडीआर कैन एनी टाइम कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। जीडीआर जो है आप एक सर्टिफिकेट की तरह से होता है, जो है उसको हम कभी भी जो है उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और गेट डिविडेंड, और उसको डिविडेंड भी मिल जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जीडीआर जो है कोई भी वोटिंग राइट नहीं जो है कैरी करता। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस है, आपकी रिलायंस है, विप्रो है, आईसीआईसीआई है, उनको अगर पैसा चाहिए तो वो जीडीआर इशू करती हैं। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको एडीआर बोलते हैं। ये जो रिसिप्ट्स हैं ये यूएस से यानी अमेरिका इशू करता है, उसको बोलते हैं एडीआर। इसको हम जो एडीआर है इसको हम अमेरिकन मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीद बेच सकते हैं और कहीं भी बेच नहीं सकते। जीडीआर की तरह ही एडीआर होता है, लेकिन फ़र्क क्या है, ये इशू किया जाता है सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को और कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका। तो जीडीआर और एडीआर में यही फ़र्क है कि ये अमेरिकन सिटीजन्स को इशू किया जा सकता है, वो किसी को भी इशू किया जाता है जीडीआर, लेकिन एडीआर सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स को इशू होगा और अमेरिका के इसी स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदा और बेचा जा सकता है। तो दोनों में ये फ़र्क है, और जबकि जीडीआर किसी भी सिटीजन को इशू किया जा सकता है ग्लोबली यानी विश्व में। फिर है आईडीआर। अगर आईडीआर को देखा जाए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये इंडियन रुपये में जो है लिखा जाता है, डॉलर में नहीं होता, एडीआर डॉलर में होता है। इंडियन डिपॉजिटरी रिपोर्ट इट इज़ डिनोटेड डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। ठीक है,
in the form of deposit receipt created by Indian depository against the equity of issuing company। जो भी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है वो जो है ये IDR इशू करती है फॉरेन कंपनी को, ताकि टू रेज फंड्स फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट जो है, इसलिए जो इशू किया। फॉरेन कंपनी जो है IDR डिपॉजिट शेयर्स जो है, फॉरेन कंपनी इशूइंग IDR डिपॉजिट शेयर टू अ इंडियन डिपॉजिटरी। जो फॉरेन कंपनी है जो कि IDR इशू जो है, जो IDR इशू कर रही है वो शेयर डिपॉजिट करती है इंडियन डिपॉजिटरी को, और इंडियन डिपॉजिटरी उन रिसिप्ट को इन्वेस्टर को इशू करता है अगेंस्ट दिस शेयर। द बेनिफिट जो है यही है कि जो है इन शेयर्स का कि बोनस है, डिविडेंड है, वो IDR शेयर होल्डर जो है इंडिया में अवेल कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो है वो फर्स्ट ग्लोबल कंपनी है जिसने इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की है इंडियन करेंसी में 2010 में। ठीक है जो है। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम, ये आपको समझ आ गया सबको जो है, तो अभी हमें जो क्वेश्चन जो करे हैं कि वित्त कितने तरह के हैं, वित्त किसे कहते हैं, वित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखिए, इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं। जब हम शॉर्ट नोट लिखते हैं तो उसके बारे में मेरिट और डिमेरिट दोनों लिखे जाएंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट है इक्विटी शेयर, शॉर्ट नोट है, प्रेफरेंस शेयर है, फिर है आपका रिटेन अर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। फिर है आपका क्वेश्चन जो है IDR, ADR और GDR जो है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। थैंक यू सो मच।